उन्होंने क्या गलत डिसीजन दिए थे? उन्होंने तो यही कहा था ना कि उस वक्त जो एजेस आ रही थी, जो आप झूठ बोल रहे थे उस साइड वाले, पहले आप 18 ईयर्स को कहते रहे, उसके बाद फिर 17 ईयर्स कहते रहे, फिर मेडिकल रिपोर्ट 16 to 17 आई। जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो कोर्ट्स ने उनकी बुनियाद पे उस बच्ची को जाने दिया, और इस पकड़ धकड़ के बाद उन्होंने बेल्स करवाना शुरू कर दी। आजकल वो इंटरिम बेल पे 17 को शायद, एक तो वो जो जिस तरह से प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, जिस तरह से उनको वो जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है ना, ख़राबी तो है ना। हम पाकिस्तान में जहाँ रह रहे हैं, द सिस्टम वी हैव बीन किकिंग अराउंड, उसमें ये चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जीएन कुरैशी एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जीएन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे टाइम दिया कीमती। कराची से 14 साल बच्ची का केस अब यकीनी तौर पर आप भी पढ़ा रहे हैं, अब हम भी लोगों को बता रहे हैं कि ये अब बाकायदा तौर पर किताबों में पढ़ाया जाएगा। लॉ के स्टूडेंट्स को आप भी तालीम भी दे रहे हैं इस केस को समझाने के लिए, नए जो स्टूडेंट्स हैं। सर, हम आपके पास इसलिए आए हैं, आपको थोड़ी तकलीफ़ भी दी कि मामला क्योंकि इतना पेचीदा हो चुका है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये केस बुनियादी तौर पर ख़त्म हो गया है। तो आपकी चूँकि एक आज़ाद राय है, आप कानूनदान हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कानून के तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, तो आपकी ज़ाती तौर पर इस केस से मुताल्लिक़ क्या राय है? देखिए, शायद सबसे पहले तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, और ये मैं ख़ुद इसमें पार्टिसिपेट इसलिए भी कर रहा था कि इसमें एक इनोसेंट डॉल इन्वॉल्व है। और दुनिया के जितने भी बड़े कवानीन बनते हैं ना इस तरह के केसेस को, जब ट्रायल कंप्लीट होता है, सब चीज़ें एविडेंस रिकॉर्ड होता है, तो उसकी बुनियाद पे और ये पढ़ाए भी जाते हैं बाद में सिर बनते हैं। देखें, लोगों जो आपका सवाल था, मेन सवाल कि ये केस ख़त्म हो गया है, नहीं, ये गलत परसेप्शन है। और ये परसेप्शन बनाया जा रहा था क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजंस को लेते हुए, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर, उन्होंने क्या गलत डिसीजन दिए थे? उन्होंने तो यही कहा था ना कि उस वक्त जो एजेस आ रही थी, जो आप झूठ बोल रहे थे उस साइड वाले, पहले आप 18 ईयर्स को कहते रहे, उसके बाद फिर 17 ईयर्स कहते रहे, फिर मेडिकल रिपोर्ट 16 to 17 आई। जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो कोर्ट्स ने उनकी बुनियाद पे उस बच्ची को जाने दिया। लेकिन जब कंप्लीट लार्जर बोर्ड ने वो एज दे दी, और उस एज में आया कि 15 to 16 बट नियर टू 15। जब नियर टू 15 है तो इसका मकसद है 15 + 1 or 2 months, नॉट इवन 6 months, यानी वरना तो वो लिखते हैं कि 15.5। तो जब ये एज आ गई तो ये तो ना पंजाब में अलाउ है ना सिंध में अलाउ है, तो ये जुर्म शुरू हो गया ना। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, यहाँ पर पकड़ धकड़ शुरू हो गई, और इस पकड़ धकड़ के बाद उन्होंने बेल्स करवाना शुरू कर दी। आजकल वो इंटरिम बेल पे 17 को, आप मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कह रहा है, रेस्ट अश्योर, जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट किया गया है। देखिए, पहली बात तो बेल के स्टेज पे टेंटेटिव असेसमेंट होती है विदाउट टचिंग द मेरिट ऑफ द केस, तो आप यकीन रखेंगे ये कैंसिल ही होगी अगर केस चला 17 को। दूसरी बात, वो जो ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल आगे चलेगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ये परसेप्शन बिल्कुल ही गलत है कि केस ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात, आप सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, वरना तो मैं आपको बता दूँ। एक चीज़ मैं आपको एक अर्ज़ करूँ सर, लोगों का ये है परसेप्शन कि एक मामला डिले क्यों हो गया, यानी कि मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म किया, पुलिस ने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए, उनके पास तफसीलात भी आ गई। एक तो ये है कि वो लोगों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं, सरकारी प्रोटोकॉल में आते हैं, विक्टिम बनाते हुए आते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा ये है कि अगर ये जुर्म हो गया है तो उस जुर्म की सज़ा फौरी तौर पर होनी चाहिए, इतनी ताख़ीर क्यों है, डिले क्यों हो रहा है? शायद एक तो वो जो जिस तरह से प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, जिस तरह से उनको वो जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है ना, ख़राबी तो है ना। हम पाकिस्तान में जहाँ रह रहे हैं, द सिस्टम वी हैव बीन किकिंग अराउंड, उसमें ये चीज़ें हैं। बाकी आपका सवाल डिले होने का, देखें, ये जो क्रिमिनल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम होता है ना, उसमें सिर्फ एक्ट का होना ही सफाइस नहीं होता, यही सिर्फ नहीं होता, बल्कि एक्ट के पीछे महरकात क्या हैं, एक्ट के पीछे का इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसिक्यूशन की। और जब प्रोसिक्यूशन की बात की जाती है तो उसमें स्टेट लॉयर आ जाता है और कंप्लेनेंट का लॉयर, और उनको हेल्प कौन कर रहा होता है? इन्वेस्टिगेशन। अब ये क्लियर कट आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन उनको प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं कर रही प्रोसिक्यूशन को। कंप्लेनेंट का लॉयर तो चीख रहा है, लेकिन स्टेट लॉयर अभी भी खामोश है। जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करेगी और इंटेंशन खुल के सामने नहीं आएगा, तो ये डिले होता रहेगा। देखिए, डिले के 2 रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न्स है कि भाई प्रोसीजरल डिले, जिसे कह लें लोग वकला पेश नहीं हो रहे या जज साहबान मौजूद नहीं है, तो वो डिले हो रहा है। एक डिले वो है जो कि प्रोसीजरल डिले है, और वो डिले होगा। सिर्फ एक्ट का होना काफ़ी नहीं है, जब तक इंटेंशन ज़ाहिर नहीं होगा तब तक वो
केस फाइनल नहीं होगा। सर एक और चीज़ है कि कम उम्र बच्चियां अगवा होती हैं, शादियां कर ली जाती हैं, निकाह नामे 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद सामने आ जाते हैं। बेशुमार केसेस आप अदालतों में खुद देखते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि जब इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं करना तो ऐसे कवानीन बनाए क्यों जाते हैं। पुलिस की सतह पर भी कोताही नाअहली सामने आती है, रजिस्ट्रार, निकाह खान से लेके मौलवी तक, गवाहों तक। तो इनको कौन रोकेगा कि सिंध का कानून है, पंजाब का कानून है, मुल्क का कानून है, उस पर अमल दरामद कैसे होगा सर? देखिए, शायद ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। एक तो होता है कानून। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में जिसमें कवानीन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, अमल दरामद ये एक मैकेनिज़्म है। किताब का होना, कानून का होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, जब तक उसको मैकेनिज़्म उसका, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले कौन होते हैं? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, हर इदारे का अपना अपना एक डोमेन है। अब ये मैं थोड़ा सा ब्लेम उनको भी करूँगा जो ये सवाल उठाते हैं। आप जिन लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में लेकर जाते हैं वो कवानीन बनाते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसाफ कभी कानून नहीं होता। हाँ, कानून इंसाफ की बुनियाद पे बनाया जाता है या नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे बनाया जाता है, और वो बनाने वाले आपके लेजिस्लेटर्स हैं जिनको आप इलेक्ट करके भेजते हैं। उन्हीं में से एग्जेक्टिव एक ऑर्गन आता है जो कि इम्प्लीमेंट करवाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट करता है। अगर आप जैसे लोग लेकर आएंगे वो उसी तरह की आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी, उसी तरह के आपको झेली इदारों में, पुलिस में और दूसरे इदारों में लोग मिलेंगे जो कि उनको इम्प्लीमेंट करने या उनको एक्ट करवाने में। तो इम्प्लीमेंटेशन एक कंप्लीट मैकेनिज़्म है। शायद उस मैकेनिज़्म को दुरुस्त करना पड़ेगा और रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे लॉज के। जी सर, एक जो सवाल है कि एमएलओ करवाना क्यों ज़रूरी है? अगर बच्ची का एमएलओ होना है, अगर होना ही है तो फिर फौरी तौर पर क्यों नहीं किया गया? दूसरा ये है कि मुल्ज़िम की तरफ से दरख्वास्त आई थी कि बच्ची का जो है 164 का बयान दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। क्या कानून के मुताबिक दूसरा जो है 164 का बयान हो सकता है? और एमएलओ अगर करवाया जाना है फौरी तौर पर क्यों नहीं करवाया जा रहा? देखिए, पहली बात तो 164 का जो पहले बयान करवाया गया था लाहौर जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने, वो भी गलत करवाया गया था। उसमें एज भी गलत लिखवाई गई थी। बल्कि जब आप 164 में गलत बयानी करते हैं हलफनामे में ना, वहाँ परजरी का केस बनता है। मैं तो कहूँगा कि लाहौर की टीम को चाहिए कि वहाँ पर परजरी का केस इनके खिलाफ फाइल करें। दूसरी बात, 361 सेक्शन जो है पीपीसी का, वो क्लियर कट कहता है कि इस एज में जो कि डिक्लेयर हुई है और हाई कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया है। हाई कोर्ट ने किस तरह से किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 15 ईयर्स की एज में पेरेंट्स का कंसेंट, पेरेंट्स की स्टेटमेंट होगी, बच्ची की नहीं होगी। चलें, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स हम कह लेते हैं कि बच्ची की स्टेटमेंट अगर आप करवाना चाह रहे हैं। इस वक्त इन फील्ड बच्ची की स्टेटमेंट जो है ना, वो जो लास्ट टाइम मैजिस्ट्रेट के पास स्टेटमेंट एप्लीकेशन फाइल करके स्टेटमेंट दी थी बच्ची ने कि मैं आई एम नॉट इन गुड टर्म्स विद अक्यूज्ड ज़हीर और उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, और उसकी बुनियाद पे उसे दारुल अमान पेश किया गया था। वो भी तो स्टेटमेंट है ना, वो भी तो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी गई है ना। उस स्टेटमेंट को वेटेज दें और उसको 164 की अगर ट्रीट करें, अगर आप करना भी चाहते हैं। अच्छा, क्यों करें वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि एक पिटीशन फाइल हुई थी यहाँ पर जिसमें 21/6/2022 का ऑर्डर है हाई कोर्ट का। उसमें हाई कोर्ट ने क्लियर कट अपने कंक्लूडिंग पैरा में, जो कि ऑपरेटिव पैरा है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि वी हैव सीन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एब्डक्टी, she is no more on good terms with the accused Zahir, and she doesn't want to live with him. She doesn't want to live with him, यानी उसके साथ नहीं रहना चाहती। इन फील्ड इस वक्त ये स्टेटमेंट है। आगे उसने नेचुरल गार्जियन पेरेंट्स को कहा है, और कोर्ट्स जो जुरिस्डिक्शन बनाई है वो कराची की जुरिस्डिक्शन बनाई है, और उस कोर्ट ने क्लियर कट कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, सिंध हाई कोर्ट ने, कि जब तक ये मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं होता तो बच्ची यहीं रहेगी।